हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एसएससी में मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फिर बात करते हैं हम अर्थक्वेक हो गया, फिर बात करते हैं वोल्केनो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, एसएससी में आए हैं। फिर बात करते हैं जो पृथ्वी की या अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, और साथ साथ में क्वेश्चनों के साथ साथ में क्या है, टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो इनमें आपकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो टॉपिक क्लियर होगा कि अर्थ की क्या क्या लेयर होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, सारी हो जाएगा। क्रस्ट, मेटल, कोर। फिर आता है वोल्केनो, तो वोल्केनो से रिलेटेड सारा जो आपका एक्टिव वोल्केनो है, डोरमेट है, ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात आता है अर्थक्वेक को किस स्केल से मापा जाता है, इसके अध्ययन को क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ये सारा कंप्लीट मैं करवाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने पृथ्वी से रिलेटेड लिए हैं, जो कि मैंने पीछे वाली क्लास है, प्रीवियस क्लास, उसमें कुछ मिस्टेक कर दी थी। तो देखो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा क्या है, पहले तो ये बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब बात करते हैं ये पृथ्वी क्या है, निकटतम तारा है, और फिर बात करते हैं कि क्या है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और ये अल्फा समूह का क्या है, अल्फा समूह का तारा है। तो ये भी बातें पूछ सकता है कि किस समूह का तारा है, तो अल्फा समूह का तारा है। फिर बात करते हैं, देखो मैं दो चीजें बताऊंगा, एक होती है अक्षांश और एक होता है देशांतर। तो देखो अक्षांश क्या होती है, जो भूमध्य रेखा के पेड़लर चलती है, क्या चलती है, भूमध्य रेखा के पेड़लर चलती है, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, जहाँ पे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और ये आपका हो गया 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा होती है, और ये नीचे 23.5 डिग्री ग्लोब के अंदर मकर रेखा होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पे क्या होता है, 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। और यहाँ पे मकर रेखा पे 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, ये भी एसएससी में पूछा गया है। तो ये तो हो गई अक्षांश से रिलेटेड। तो हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बनता है अक्षांश किसे कहते हैं, तो वे रेखाएं, ये वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पे अक्षांश या भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। फिर बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार से होगी, ये ध्रुव हो गई, ये हो गया एन, और ये हो गया एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऐसे कुछ इस प्रकार से गुजरेगी कौन सी, देशांतर रेखाएं। तो देखो देशांतर रेखाओं की सिंपल सी परिभाषा है, क्या होगी, वे काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों पे मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि हम चुंबक मानते हैं, क्या मानते हैं, अर्थ को एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, या इस प्रकार से मान सकते हैं। तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है उसे क्या कहते हैं, हमें देशांतर रेखाएं कहते हैं। फिर दूसरी बात आती है, क्वेश्चन क्या बनता है, तो दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो 111 डिग्री से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, 111 डिग्री होती है। फिर बात आती है दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसकी दूरी को कहते हैं गोरी। क्या कहते हैं? गोरी कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरी। तो ये चीजें पूछी गई है। तो ये अर्थ से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। और पूरा जो अर्थ है, ग्लोब है, उसका भूभाग प्रतिशत कितना है, वो है 30%। और बात करते हैं 70% भाग पे जल है। तो कभी अनुपात पूछे तो क्या अनुपात होगा भूभाग और जल का, तो 3:7 होगा। तो 3 पे क्या है, ये हो गया भूभाग और ये हो गया जल, 7% जल। तो ये चीजें आपको अनुपात में पूछे तो बता सकते हो। और पृथ्वी पे क्या है, बेसिकली 7 क्या है, महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है वो आप बताओ। और सबसे छोटा कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, देखो आगे सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है,
कि जीएमटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा कि जीएमटी का मुख्यालय कहाँ पे, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका, तो हेड क्वार्टर है लंदन के अंदर, लंदन के अंदर है, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। तो देखो ये जीएमटी का मुख्यालय हो गया। अब यहाँ पे हो गई जीएमटी और यहाँ पे क्या होगी, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, और ये हो गया जीएमटी। तो जीएमटी से आईएसटी कितना अंतर है, ये दोनों में समय का अंतर कितना है, तो वो है 5.5 घंटे का। कितने का, 5.5 घंटे का अंतर है। तो कभी कभी बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएमटी पे 8 बजे हैं, तो आईएसटी पे या भारत के अंदर समय कितना होगा, तो 8 में आप 5.5 घंटे जोड़ दो, यानी 1:30 बजेंगे। तो भारत में कितने बजेंगे, 1:30 समय होगा। तो ये चीजें जीएमटी और आईएसटी से रिलेटेड है। फिर आती है जोन। विश्व में समय जोन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 24 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक जोन में कितने डिग्री का अंतर होता है, प्रत्येक जोन में कितने डिग्री का अंतर होता है, वो होता है 15 डिग्री का। जैसे ये जोन हो गए, तो इन जोन के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, 15 डिग्री का अंतर होता है। तो ये भी चीजें हम कवर करते चलेंगे। और सर्वाधिक जोन किसमें, यूएसए के अंदर है, 11 जोन। ये हो गया आईएसटी और जीएमटी से रिलेटेड बातें। फिर चलते हैं, विश्व में कुल कितने समय जोन है। देखो एक क्वेश्चन आ गया, मैंने लिया है। तो विश्व में कुल समय जोन कितनी है, विश्व में कुल समय जोन, विश्व में कुल समय जोन कितने हैं, तो वो टोटल है 24। कितने समय जोन है, 24 है। और बेसिकली सर्वाधिक किसके अंदर है, सर्वाधिक समय जोन किसमें है, सर्वाधिक समय जोन है रूस के अंदर। किसके अंदर है, रूस। टोटल 11 समय जोन है। फिर बात करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 है। अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछें तो ऑस्ट्रेलिया में कितने समय जोन है, 3। और प्रत्येक समय जोन के बीच में अंतर कितना होता है, तो 15 डिग्री का अंतर होता है। फिर बात करते हैं फर्दर क्वेश्चन पे। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में कौन सी धातु पाई जाती है। ये काफी बार एसएससी में पूछा गया है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा सकते हो। तो देखो इसमें क्या पूछा है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग। पहले बात करते हैं, देखो पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन 3 चीजों के अंदर डिवाइड किया गया है पृथ्वी की इंटरनल पार्ट को, आंतरिक संरचना को डिवाइड किया गया है या बांटा गया है, आंतरिक संरचना को। तो ये नोट कर लो आप। अब देखते हैं क्रस्ट क्या होता है, भूपर पट्टी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भूपर पट्टी। फिर बात आती है मेंटल को, हिंदी में मेंटल ही कहेंगे। फिर बात आती है कोर। कोर को क्या कहते हैं, केंद्रीय भाग। क्या कहते हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग। तो इन 3 चीजों के अंदर डिवाइडेशन अर्थ का किया गया है। फिर बात करते हैं जो भूपर पट्टी होती है, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में मैं बात बता रहा हूं आपको। क्रस्ट, इसके अंदर 2 पार्ट है। क्या है, 2 पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, क्रस्ट के अंदर 2 होता है, सीमा और सियाल। सीमा और सियाल। सीमा का मतलब इसके अंदर होती है सिलिकॉन धातु, सिलिकॉन या सिलिकॉन, प्लस Ma का मतलब मैग्नीशियम। तो बेसिकली कौन सी धातु होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और सियाल के अंदर क्या होती है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो ये चीजें भी पूछ सकता है। और क्रस्ट कितने किलोमीटर तक है, तो ये किलोमीटर में पूछे तो ये पृथ्वी की 34 किलोमीटर तक क्रस्ट पाई जाती है। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर तक गहराई में। तो ये रिलेटेड हो गई इससे बात। फिर बात करते हैं आगे, मेंटल।
तो मेंटल क्या होती है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो क्रस्ट के बाद में की जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंटल होता है दूसरी परत को। तीसरी परत होती है कोर। तो देखो केंद्रीय भाग में भी हमसे क्या पूछा है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में कौन सी धातु पाई जाती है, तो केंद्रीय भाग में पाई जाती है धातु, ये आया हुआ है, धातु पाई जाती है आयरन प्लस निकल। आयरन और निकल ऐसी धातु जो केंद्रीय भाग में पाई जाती है, आयरन और निकल, और वो भी किस प्रकार में पाई जाती है, गलित अवस्था में। ये पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर केंद्रीय भाग है। अब थोड़ी बातें जानते हैं। जो अर्थ होती है, अर्थ के अंदर जो यहाँ पे गहराई के अंदर जो हिस्सा है वो क्या है, वो है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना, जिसे ट्रेंच का मतलब गर्त, मेरियाना गर्त बोलते हैं। ये क्या है, पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु है। क्या है ये, निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। और सर्वोच्च बिंदु पूछे तो वो कौन सा है पृथ्वी का, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वो क्या है, सर्वोच्च बिंदु है। और निम्नतम बिंदु पूछे वो है मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में, जो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन के अंदर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे विश्व के अंदर सबसे बड़ा सागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। फिर बात आती है आगे, और विश्व के अंदर 4 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्टिक और हिंद महासागर। और हिंद महासागर का जो गर्त है वो है सुंडा गर्त। कौन सी चट्टानें परतदार होती है, तो देखो चट्टानें भी बताता हूं कितनी प्रकार की चट्टानें होती है। इनके अंदर आपका टॉपिक क्लियर होगा, चट्टानों के प्रकार। एक होती है आग्नेय, एक होती है आग्नेय, फिर होती है अवसादी, फिर होती है अवसादी, और तीसरी क्या हो गई, कायांतरित। तीसरी क्या हो गई, कायांतरित चट्टानें। तो देखो आग्नेय चट्टान होती है वो किससे बनती है, वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनती है। इतना याद रखो, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनती है। फिर बात आती है ज्वालामुखी क्रिया से जो बनती है चट्टानें, वो सूखने के बाद में वो आग्नेय चट्टानें होती है। और इनके उदाहरण की बात करते हैं तो वो कौन से है, पेग्मा टाइट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, ग्रेनाइट, ये क्या है, ये चट्टानों के प्रकार है। अवसादी चट्टानें क्या होती है, चट्टानों के छोटे छोटे भागों से टूटने से बनती है। चट्टानों के छोटे छोटे भागों से निर्माण होता है। जो अनेक चट्टानों के छोटे छोटे भाग होते हैं उनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और इन्हें जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म चट्टानें भी कहते हैं। जीवाश्म चट्टानें भी कहा जाता है। जैसे इनका उदाहरण पूछें तो लाल किला, ये किन का है, ये इसका उदाहरण है, अवसादी चट्टानों से बनाए गए, बलुआ पत्थर से। बलुआ लाल पत्थर से बनाए गए। और इसका उदाहरण करें तो चूना भी इसका उदाहरण है। अवसादी चट्टानों का उदाहरण क्या है, चूना, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सारे किसके उदाहरण है, सीमेंट, ये सारे उदाहरण है अवसादी चट्टानों के। फिर आती है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों में आपको ये याद रखना है, वे चट्टानें जिनका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों दोनों के मिलने से होता है, उन्हें कायांतरित चट्टानें कहते हैं। फिर आगे चलते हैं तो देखो कौन सी चट्टानें परतदार होती है, तो वो होती है अवसादी चट्टानें परतदार होती है। फिर बात आती है क्रेटर किसे कहते हैं। अब देखो मैं ज्वालामुखी का जो टॉपिक है वो क्लियर करने वाला हूं। जैसे ज्वालामुखी क्या होता है, वोल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। पहला एक्टिव, दूसरा
डोरमेंट, दूसरा डोरमेंट, और थर्ड क्या हो गया, इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो देखो तीनों के नाम पढ़ते हैं हिंदी में। ये हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय। ये हो गया प्रक्षुब्ध, प्रक्षुब्ध। और ये हो गया अक्रिय, अक्रिय या निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब देखो तीनों की चीजें बताता हूं। एक्टिव वे वोल्केनो जिनमें उद्गार होता है, जिनमें क्या होता है, उद्गार होता है, उद्गार होता है, ठीक है। प्रक्षुब्ध क्या होते हैं, जिनमें भविष्य के अंदर क्या होता है, उद्गार हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर के अंदर इनमें हो सकता है, फ्यूचर में उद्गार हो सकता है। उद्गार का मतलब ज्वालामुखी का फटना, उद्गार हो सकता है। फिर बात आती है अक्रिय, जिनमें उद्गार नहीं होगा, जिनमें उद्गार नहीं होगा या संभव नहीं है। तो देखो सक्रिय ज्वालामुखी के अब उदाहरण आते हैं। वो कौन कौन से उदाहरण है सक्रिय के, तो वो हो गया इटली का एटना और स्ट्रोम्बेली, इटली का एटना और स्ट्रोम्बेली, इटली का एटना और स्ट्रोम्बेली। स्ट्रोम्बेली को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रोम्बेली को कहा जाता है। और एक हो गया किलायु, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो कि यूएसए के अंदर स्थित है। इसके अंदर 40 बार उद्गार हो चुका है, 40 बार उद्गार हो चुका है। वो स्ट्रोम्बेली है, वो कहाँ स्थित है, वो यूएसए के लेपारी द्वीप पर स्थित है, लेपारी द्वीप पर स्थित है। ये चीजें भी आप नोट डाउन कर लो। फिर आती है डोरमेट। डोरमेट का देखो उदाहरण की बात करते हैं तो देखो पोपा हो गया। पोपा कहाँ पे, म्यांमार का है। फ्यूजीनामा हो गया, फ्यूजीनामा हो गया, ये कहाँ पे है, ये फिलीपींस में है, फिलीपींस में है, साथ साथ में नोट डाउन करो, फिलीपींस में है। फिर बात आती है मेयन्स। मेयन्स कहाँ पे, ये भी आप, फ्यूजिनामा कहाँ पे, ये जापान का, सॉरी कहाँ पे, जापान का है, जापान में स्थित है फ्यूजिनामा। मेयन्स कहाँ पे, ये है फिलीपींस में, ये कहाँ पे, मेयन्स फिलीपींस के अंदर स्थित है। फिर बात आती है अक्रिय ज्वालामुखी। तो अक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से है, देखो अक्रिय ज्वालामुखी में आता है कोलय सुल्तान, कोलय सुल्तान और देवबंद। कोलय सुल्तान और देवबंद कहाँ के, ये ईरान के, कहाँ के, ईरान के हैं। तो बेसिकली पूछा जाता है कोलय सुल्तान और देवबंद कहाँ के, ये ईरान के है। ये चीजें आप नोट डाउन कर लो। और सर्वाधिक वोल्केनो की संख्या कितनी है, सर्वाधिक विश्व के अंदर 500 ज्वालामुखी है, वोल्केनो स्थित है, 500 वोल्केनो। और अगर आपसे ऐसा पूछे कि वे वोल्केनो या ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी वोल्केनो नहीं है, ऐसा महाद्वीप जिसमें एक भी वोल्केनो नहीं है, यानी ज्वालामुखी नहीं है, ऐसा महाद्वीप कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है, एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। ये चीजें आप नोट कर लो। फिर बात आती है क्रेटर किसे कहते हैं, तो देखो ज्वालामुखी क्रिया होती है, क्या होती है, अर्थ के अंदर बेसिकली क्या होती है, जो गर्म लावा होता है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। कुछ इस प्रकार का क्या होता है, एक छिद्र होता है, उससे क्या होता है, अर्थ का जो लावा होता है वो बाहर निकलता है, और इसको ही क्या कहते हैं, इसको क्रेटर कहते हैं। जिससे पृथ्वी का लावा बाहर निकलता है, उस कीप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो इससे ज्वालामुखी लावा बाहर निकलता है। एक चीज आप सिंडर और कर लो,
ये भी पूछा गया है। सिंडर क्या होता है? जब ज्वालामुखी होता है, जब ज्वालामुखी ठंडा होता है, जब ज्वालामुखी ठंडा होता है तो छोटे छोटे क्या बन जाता है? टुकड़ों में बंट जाता है। छोटे 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 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। ठंडा होने के कारण सिंडर बन जाता है, या छोटे छोटे कणों को सिंडर कहते हैं। तो आगे चलते हैं, देखो फिर आता है विसुवियस, क्राकाटोवा, मेयन्स, फ्यूजिनामा किस प्रकार के ज्वालामुखी? तो मैंने अभी करवाया, देखो फ्यूजिनामा, फ्यूजिनामा, मेयन्स, फ्यूजिनामा, मेयन्स, विसुवियस, क्राकाटोवा, ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिनमें अभी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर इनके अंदर उद्गार हो सकता है। तो फ्यूजिनामा, मेयन्स, विसुवियस और क्राकाटोवा। फ्यूजिनामा कहाँ पे? जापान का है, जो कि पूछा गया है। कहाँ पे? जापान का है। और मेयन्स कहाँ का है? ये फिलीपींस का। ये काफी बार पूछे गए हैं। फिर आगे चलते हैं, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर, देखो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय वोल्केनो, तो वो कौन सा है? वो ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो क्या है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ओजस डेल सालाडो। फिर बात आती है पर्वत की, वोल्केनो पर्वत की बात आती है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो क्राकाटोवा, कोक्टापेक्सी। ये है कोक्टापेक्सी पर्वत, जो कि ज्वालामुखी पर्वत या सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, कोक्टापेक्सी। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो ओजस डेल सालाडो। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अक्रिय ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी पूछे, शांत ज्वालामुखी पूछे तो वो क्या है? एकागुगोवा, एकाकागुआ। ये सबसे क्या है? शांत ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, एकाकागुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? वो है दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है, सबसे ऊंची चोटी। और उत्तरी अमेरिका एक पूछे तो वो है रॉकीज पर्वतमाला। फिर बात आती है विश्व में सर्वाधिक हो गया भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो बेसिकली भूकंप का टॉपिक है अर्थक्वेक, भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, सिस्मोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं ये कितने प्रकार की तरंगें होती है? भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक यानी पी, प्राइमरी वेव्स। फिर आती है सेकेंडरी, द्वितीयक।
द्वितीयक सेकेंडरी। थर्ड की बात आती है एल तरंगे। क्या आती है? एल वेव्स, एल तरंगे। अब देखो प्राथमिक तरंगे होती है वो क्या होती है? प्रत्येक माध्यम से होकर गुजर सकती है। प्राथमिक तरंगे होती है प्रत्येक माध्यम से गुजरती है, प्रत्येक माध्यम में फ्लो करती है। फिर आती है, तो देखो प्रत्येक माध्यम में फ्लो करती है प्राथमिक तरंगे। बाद में आती है सेकेंडरी वेव्स। कौन सी आती है? सेकेंडरी वेव्स। ये क्या होती है? ये केवल सेकेंडरी वेव्स का मतलब क्या हो गया? ये लिक्विड में गमन करती है। किसमें? लिक्विड, लिक्विड के अंदर फ्लो करती है। फिर आता है एल तरंगे। एल वेव्स ये सरफेस पे करती है। ये किसके अंदर? सरफेस के अंदर फ्लो करती है। तो ये चीजें हो गई तीनों। तो देखो पहले प्रत्येक माध्यम में होकर फ्लो करती है प्राथमिक तरंगे, प्रत्येक माध्यम में, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो ठोस हो, कोई भी हो। फिर द्वितीयक तरंगे होती है सेकेंडरी वेव्स, जो कि किसमें फ्लो करती है? लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर फ्लो करती है। फिर आती है थर्ड एल तरंगे, वो होती है सरफेस के अंदर फ्लो करते हैं। और एल का जो खोज करता था उसे क्या कहते हैं? एचडी लव। इनका क्या था? नाम क्या था? एचडी लव कहते हैं। तो इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। तो ये चीजें पूछी जाती है। फिर इन तीनों तरंगों को जो मापा जाता है, इन तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। इन तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। तो तीव्रता का अध्ययन क्या कहलाता है? तीव्रता। तीव्रता को किससे? इंटेंसिटी को किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल द्वारा। रिक्टर स्केल द्वारा इनकी तीव्रता को मापा जाता है। फिर आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफ से इनका लेवल चेक किया जाता है। लेवल चेक किया जाता है सिस्मोग्राफ में कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, कितनी नहीं है। और रिक्टर स्केल से भूकंपता की तीव्रता को मापा जाता है। और ग्राफ देखना हो तो सिस्मोग्राफ से इसका ग्राफ देखा जाता है। फिर बात आती है रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? देखो रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला या परिमेखला। परिमेखला हिंदी में बोलते हैं इसे परिमेखला। परिमेखला किसमें? जिसमें सर्वाधिक उद्गार होता रहता है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? जिसमें बार बार क्या होता है? उद्गार होता है। तो वहां पे सर्वाधिक जो होता है वो होता है प्रशांत महासागर में। कहां पे होता है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक उद्गार होता रहता है वोल्केनो का। फिर बात आती है एशिया महाद्वीप, जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऐसा महाद्वीप कौन सा हो गया? तो 12 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑस्ट्रेलिया। मैंने अभी आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया। और सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन से महाद्वीप में? तो वो हो गया एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो गया? एशिया महाद्वीप या उत्तरी महाद्वीप, या उत्तरी महाद्वीप। इन दोनों महाद्वीपों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? भूकंप पाए जाते हैं। सॉरी, इसमें क्या पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है? मैंने बताया था 13 नंबर क्वेश्चन, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी, कौन कौन सी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, और थर्ड क्या होती है? लव वेव्स। क्या होती है? लव वेव्स, जिनकी एचडी लव ने खोज की थी। हजारों धुआरों की घाटी किसे कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हजारों धुआरों की घाटी किसे कहता है? हजारों धुआरों की घाटी किसे कहते हैं? अलास्का को। किसमें कहते हैं? अलास्का, जो कि यूएसए का भाग है। किसका भाग है? यूएसए का। तो मैप में देखो यहाँ पे क्या है? ये हो गया कनाडा, और ये यहाँ पे कुछ भाग है, यहाँ पे अमेरिका है।
क्या है, इस प्रकार से अमेरिका स्थित है। तो अमेरिका ने ये भाग अपने अंडर ले लिया, इसको बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं इसको, अलास्का बोलते हैं। तो ये बेसिकली अब किसका भाग है, यूएसए का भाग है, और अलास्का को धुआंधारों की घाटी कहते हैं। फिर बात आता है गेसर। गेसर क्या होता है, बेसिकली जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, ये छेद होते हैं, बेसिकली छेद या छिद्र होते हैं, जिनसे भाप और गैसें निकलती है, भाप और गैसें निकलती है। तो सर्वाधिक गेसर का उदाहरण क्या है, तो वो है जो कि येलोस्टोन पार्क में है, जो कि येलोस्टोन पार्क के अंदर स्थित है, जिसका क्या नाम है, ओल्ड फेथफुल गेसर। क्या नाम है जिसका, ओल्ड फेथफुल गेसर। क्या नाम है उसका, ओल्ड फेथफुल गेसर उसका नाम है। देखो मैंने आज सारे कंप्लीट करवाए हैं आपको तीनों टॉपिक, अर्थक्वेक, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ और वोल्केनो, 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक्टिव, डोरमेंट और इनएक्टिव, सारी करवाए मैंने। रिक्टर स्केल क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोलॉजी क्या होता है, सारा कंप्लीट करवाया है। हजारों धुआंधारों की घाटी अलास्का को कहते हैं, जो कि पहले कनाडा का भाग था, अभी यूएसए का भाग है। ग्लेशियर किसे कहते हैं, तो वे प्रक्रिया या ज्वालामुखी क्रिया के दौरान कुछ छिद्र होते हैं जिनसे गैसें और भाप बाहर निकलती है, उन्हें गेसर कहते हैं। येलोस्टोन पार्क के अंदर ओल्ड फेथफुल गेसर सबसे पुराना गेसर का उदाहरण स्थित है। तो धन्यवाद।